नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस मी हिंदी पर, वो चैनल जहां दुनिया की सबसे धाकड़ किताबों का सार आपको मिलता है, सरल हिंदी में, सीधे दिल तक। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी किसी टीम का हिस्सा रहा है। चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो, एक स्टार्टअप हो, एक बड़ी कंपनी हो या फिर एक क्रिकेट टीम। इस किताब का नाम है द स्ट्रेंथ ऑफ टैलेंट और इसे लिखा है माइक गोल्डमैन ने। माइक गोल्डमैन कोई साधारण लेखक नहीं है। वो पिछले 35 साल से दुनिया के बड़े बड़े सीईओ और लीडरशिप टीम्स के साथ काम कर चुके हैं। डिज्नी, वेराइजन, शनेल जैसी कंपनियां उनकी क्लाइंट्स रही हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा सीईओज को कोच किया है और इस किताब में उन्होंने वो सब कुछ लिख दिया है जो उन्होंने 35 साल में सीखा। यह किताब यूएसए टुडे बेस्ट सेलर बन चुकी है। और दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इसमें जो बातें हैं वो सिर्फ थियरी नहीं है, यह रियल लाइफ में काम करने वाली बातें हैं। इस किताब को हम एक और नाम से समझ सकते हैं, लोगों को बढ़ाओ, मुनाफा बढ़ाओ, असली बिजनेस का राज, क्योंकि यही इस किताब का दिल है। अब जरा सोचिए, आपने कभी किसी ऐसी जगह काम किया है जहां कुछ लोग दिल लगाकर काम करते थे और बाकी बस समय बिताते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा इंसान पूरी टीम को कैसे बदल सकता है या एक गलत इंसान पूरी टीम को कैसे बर्बाद कर सकता है? माइक गोल्डमैन कहते हैं, अगर आप अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं तो पहले अपने लोगों को बड़ा करना होगा। यह एक ऐसी बात है जो हर लीडर, हर मैनेजर, हर टीम मेंबर को जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का चैप्टर बाय चैप्टर सफर और जानते हैं कि माइक गोल्डमैन ने हमें क्या सिखाया है। और हाँ, फोकस में हिंदी को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी और किताबों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अध्याय 1, वो डरावना सच जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, यह किताब शुरू होती है एक ऐसे आंकड़े से जो आपको हिला देगा। माइक गोल्डमैन बताते हैं कि उन्होंने 1200 बिजनेस लीडर्स पर एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में पता चला कि सिर्फ 2% लीडर्स को लगता है कि उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जिस तरह वो अपने लोगों को मैनेज करते हैं, वो सच में काम आता है। 2%, यानी अगर आप एक कमरे में 100 बिजनेस लीडर्स को बैठाएं तो उनमें से सिर्फ 2 कहेंगे कि हाँ, हमारा सिस्टम ठीक है। बाकी 98 मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर आप सोचेंगे, तो फिर ये 98 लोग कर क्या रहे हैं? वो वही पुराना तरीका अपना रहे हैं जो काम नहीं करता। माइक गोल्डमैन इस अध्याय में बताते हैं कि पुराने तरीके क्यों फेल हो जाते हैं। पहली बात, एनुअल रिव्यू का झूठ। हर साल एक बार बैठकर यह तय करना कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया, यह बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त पूरे साल कुछ गलत करता रहे और आप उसे 1 साल बाद बताएं, तो क्या फायदा? गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। माइक गोल्डमैन कहते हैं, फीडबैक तुरंत होना चाहिए, 1 साल बाद नहीं। दूसरी बात, गलत लोगों में निवेश। यह बहुत दिलचस्प बात है। ज्यादातर लीडर्स अपना सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी उन लोगों पर लगाते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कमजोर परफॉर्मर्स पर। लेकिन माइक गोल्डमैन कहते हैं, यह स्ट्रैटेजी उलटी है। आपको अपना सबसे ज्यादा ध्यान अपने सबसे अच्छे लोगों पर देना चाहिए। एक कहानी सोचिए, एक माली है जिसके बगीचे में कुछ पेड़ बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं और कुछ मुरझाए हुए हैं। वो माली अपना सारा पानी और खाद उन मुरझाए पेड़ों पर डालता रहता है और जो अच्छे पेड़ थे वो पानी के बिना धीरे धीरे सूखने लगते हैं। क्या यह समझदारी है? बिल्कुल नहीं। यही गलती ज्यादातर लीडर्स करते हैं अपनी टीम के साथ। तीसरी बात, अच्छा परफॉर्मर हमेशा अच्छा नहीं होता। यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन माइक गोल्डमैन इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर कोई इंसान अपना काम तो ठीक करता है लेकिन टीम के साथ मिलकर नहीं चलता, कंपनी की वैल्यूज को नहीं मानता, बाकी लोगों को डिमोटिवेट करता है, तो वो एक्चुअली एक अच्छा परफॉर्मर नहीं है। इस अध्याय का सबक पुराने तरीके छोड़िए, नई सोच अपनाइए और याद रखिए, लोगों की ग्रोथ ही बिजनेस की ग्रोथ है। अध्याय 2, टैलेंट डेंसिटी क्या है? वो कॉन्सेप्ट जो सब बदल देता है। दूसरे अध्याय में माइक गोल्डमैन अपनी किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और वो है टैलेंट डेंसिटी, यानी प्रतिभा की सघनता। अब यह सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन दोस्तों, इसे समझना बेहद आसान है। टैलेंट डेंसिटी का मतलब है आपकी टीम में
कितने प्रतिशत लोग सच में उच्च प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और उनमें से 7 बेहतरीन काम करते हैं तो आपकी टैलेंट डेंसिटी 70% है। अगर सिर्फ 3 अच्छा काम करते हैं तो टैलेंट डेंसिटी 30% है। माइक गोल्डमैन कहते हैं, जितनी ज्यादा टैलेंट डेंसिटी उतना ज्यादा मुनाफा। और यह सिर्फ एक थियरी नहीं है, यह उन्होंने 150 से ज्यादा कंपनियों में प्रूव किया है। यहाँ वो एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देते हैं। क्रिकेट की बात करते हैं। सोचिए, भारतीय क्रिकेट टीम में अगर उसमें 11 में से 10 खिलाड़ी विराट कोहली जैसे हों तो वो टीम क्या नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसमें 2-3 खिलाड़ी एवरेज हों और बाकी कमजोर, तो टीम हमेशा स्ट्रगल करेगी। यही बात हर बिजनेस टीम पर लागू होती है। वो बताते हैं कि एक टॉप परफॉर्मर कई एवरेज परफॉर्मर्स के बराबर वैल्यू देता है। इसलिए अगर आपको अपनी टीम में एक बेहतरीन इंसान मिल जाए तो उसे किसी भी कीमत पर रोकिए। इस किताब का एक और ऑल्टरनेट टाइटल यहीं से आता है, टैलेंट की ताकत वो टीम बनाओ जो कंपनी बदल दे। क्योंकि टैलेंट डेंसिटी बढ़ाने से ही सब कुछ बदलता है। माइक गोल्डमैन यहाँ एक और जरूरी बात बताते हैं, टैलेंट डेंसिटी सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, इसमें 2 चीजें मैटर करती हैं। पहली, परफॉर्मेंस यानी काम कितना अच्छा होता है। दूसरी, कल्चर फिट यानी वो इंसान कंपनी की वैल्यूज और टीम के साथ कितना अलाइन है। दोनों जरूरी हैं। अगर परफॉर्मेंस है लेकिन कल्चर फिट नहीं तो वो टॉक्सिक हो सकता है, और अगर कल्चर फिट है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं तो वो बर्डन बन सकता है। इस अध्याय का सबक अपनी टीम की टैलेंट डेंसिटी पहचानिए। हर मेंबर को 2 नजरों से देखिए, परफॉर्मेंस और कल्चर फिट। यही आपकी असली स्टार्टिंग पॉइंट है। अध्याय 3, पहला कदम, सही उम्मीदें तय करो। तीसरे अध्याय से शुरू होता है माइक गोल्डमैन का 5 कदमों वाला टैलेंट डेंसिटी फ्रेमवर्क, और पहला कदम है सही उम्मीदें तय करना। माइक गोल्डमैन एक बहुत सच्ची बात कहते हैं, ज्यादातर लोग फेल नहीं होते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। यह बहुत गहरी बात है। एक कहानी सोचिए, एक नई लड़की किसी ऑफिस में ज्वाइन करती है। उसे बस इतना बताया जाता है, यह तुम्हारी डेस्क है, यह तुम्हारा लैपटॉप है, अब काम शुरू करो। वो पूरे दिन काम करती है, लेकिन अगले हफ्ते उसका बॉस आकर कहता है, यह तो सब गलत है, मैंने यह नहीं मांगा था। अब इसमें गलती किसकी है, उस लड़की की या उसके बॉस की? माइक गोल्डमैन कहते हैं, अगर आपने क्लियरली नहीं बताया कि आप क्या चाहते हैं तो आप खुद उस फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं। वो बताते हैं कि सही एक्सपेक्टेशंस में 3 चीजें होनी चाहिए। पहली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी इस रोल में क्या क्या करना है। दूसरी, आउटकम्स यानी काम का नतीजा क्या होना चाहिए और वो स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए। तीसरी, बिहेवियर्स यानी काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या वैल्यूज और कुल्तूर के साथ अलाइन है। वो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप किसी सेल्स पर्सन को यह बताएं कि अच्छी सेल्स करो तो यह एक वेग एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर आप कहें हर महीने 50 नए क्लाइंट से बात करो, 5 डील्स क्लोज करो और हर डील में कस्टमर को जेन्युइनली हेल्प करने की सोच रखो, तो यह एक क्लियर एक्सपेक्टेशन है। इस किताब का ऑल्टरनेट टाइटल याद आता है यहाँ, सही इंसान सही जगह, सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला। लेकिन सही जगह के साथ साथ सही डायरेक्शन भी जरूरी है, और वो डायरेक्शन देती हैं क्लियर एक्सपेक्टेशंस। इस अध्याय का सबक आज ही अपनी टीम के हर मेंबर के साथ बैठिए और क्लियरली डिस्कस करिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यह एक कॉन्वर्सेशन है जो हर लीडर को करनी चाहिए। अध्याय 4, दूसरा कदम, असली तस्वीर देखो, टैलेंट असेसमेंट। चौथे अध्याय में माइक गोल्डमैन दूसरा कदम सिखाते हैं, टैलेंट असेसमेंट यानी अपनी टीम की असली तस्वीर देखना। और यहाँ वो एक बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो A, B, C और टॉक्सिक C कहते हैं। चलिए समझते हैं। A प्लेयर, यह वो लोग हैं जो टॉप परफॉर्मेंस देते हैं और कंपनी की कल्चर में भी परफेक्टली फिट हैं। यह आपकी टीम के हीरे हैं। यह वो लोग हैं जिनके लिए आपको कुछ भी करना चाहिए। उन्हें रोकिए, उन्हें बढ़ाइए, उन्हें खुश रखिए। B प्लेयर, यह वो लोग हैं जो अच्छे हैं लेकिन अभी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे। माइक गोल्डमैन कहते हैं, B प्लेयर्स को
ए प्लेयर्स बनाया जा सकता है। इनमें पोटेंशियल है, बस सही कोचिंग और सपोर्ट चाहिए। सी प्लेयर, यह वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली कम परफॉर्म कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन माइक गोल्डमैन कहते हैं सी प्लेयर को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सी प्लेयर की वजह से ए प्लेयर्स डीमोटिवेट होते हैं। सोचिए, अगर क्लास में एक बहुत होशियार बच्चा है और उसके साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोई एफर्ट नहीं करते लेकिन उन्हें भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो होशियार बच्चा क्या सोचेगा? वो सोचेगा मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं, और धीरे धीरे वो भी अपना बेस्ट देना बंद कर देगा। यही होता है सी प्लेयर्स की वजह से। और फिर है टॉक्सिक सी प्लेयर। यह सबसे खतरनाक कैटेगरी है। यह वो इंसान है जो न सिर्फ खुद कम परफॉर्म करता है बल्कि बाकी सबको भी नीचे खींचता है, अपनी नेगेटिविटी से, अपनी कंप्लेंट से, अपने एटीट्यूड से। माइक गोल्डमैन बिल्कुल क्लियर है, टॉक्सिक सी प्लेयर को जितनी जल्दी हो सके टीम से बाहर करना जरूरी है। यह बात सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है यह तो बड़ी रूथलेस बात है, लेकिन माइक गोल्डमैन कहते हैं एक टॉक्सिक सी प्लेयर को रखना बाकी पूरी टीम के साथ अन्याय है। इस अध्याय का सबक अपनी टीम को ऑनेस्टली असेस करिए। हर मेंबर को ए, बी, सी या टॉक्सिक सी में कैटेगराइज करिए। यह एक्सरसाइज करने से आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है। अध्याय 5, तीसरा कदम, बातचीत जो जिंदगी बदल दे, कोचिंग कॉन्वर्सेशंस। 5वां अध्याय इस किताब का सबसे इमोशनल और प्रैक्टिकल अध्याय है। माइक गोल्डमैन यहां बात करते हैं उन कॉन्वर्सेशंस की जो एक लीडर को रेगुलरली अपने टीम मेंबर्स के साथ करनी चाहिए। वो कहते हैं एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ काम करवाता है। एक अच्छा लीडर वो होता जो अपने लोगों के साथ बैठकर बात करता है, उनकी सक्सेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। इस किताब का ऑल्टरनेट टाइटल यहां बिल्कुल फिट बैठता है, लीडर की असली परीक्षा, अपने लोगों को जिताना। और यह जिताना शुरू होता है सही कॉन्वर्सेशन से। माइक गोल्डमैन 3 तरह की कॉन्वर्सेशंस बताते हैं। पहली, डेवलपमेंट कॉन्वर्सेशन। यह ए और बी प्लेयर्स के साथ होती है। इसमें पूछा जाता है तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं? तुम आगे कहां जाना चाहते हो? हम तुम्हें कैसे ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं? यह कॉन्वर्सेशन एक लीडर को बताती है कि उसका टीम मेंबर क्या चाहता है और फिर लीडर उसे वो रास्ता दे सकता है। दूसरी, परफॉर्मेंस कॉन्वर्सेशन। यह बी और सी प्लेयर्स के साथ होती है। इसमें क्लियरली बताया जाता है यहां कमजोरी है, यहां इंप्रूवमेंट जरूरी है और यह रहा प्लान। यह कॉन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन माइक गोल्डमैन कहते हैं एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन जो आज नहीं हुई वो कल एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तीसरी, ट्रांजिशन कॉन्वर्सेशन। यह टॉक्सिक सी प्लेयर्स के साथ होती है। यह कॉन्वर्सेशन तब होती है जब डिसाइड हो जाता है कि यह इंसान इस टीम में फिट नहीं है। माइक गोल्डमैन कहते हैं यह कॉन्वर्सेशन किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होती, यह उस इंसान की भी भलाई के लिए होती है, क्योंकि हो सकता है वो किसी और जगह बेहतर फिट हो। एक उदाहरण देते हैं वो, मान लीजिए एक इंसान को गाना गाने का शौक है लेकिन वो डांस टीम में है। वहां वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस दिन वो सही जगह यानी सिंगिंग में जाएगा वो जादू कर देगा। ट्रांजिशन कॉन्वर्सेशन उस इंसान को सही जगह भेजने का रास्ता है। इस अध्याय का सबक अपनी टीम के हर मेंबर के साथ रेगुलर बातचीत करिए। यह कॉन्वर्सेशंस वीकली या बाय वीकली होनी चाहिए। सिर्फ काम की नहीं, उनकी ग्रोथ की, उनके ड्रीम्स की, उनकी चैलेंजेस की। अध्याय 6, चौथा कदम, ए प्लेयर्स को रोको, बी प्लेयर्स को उड़ाओ। छठे अध्याय में माइक गोल्डमैन सबसे एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज देते हैं कि ए प्लेयर्स को कैसे रिटेन करें और बी प्लेयर्स को ए प्लेयर्स में कैसे बदलें। पहले बात करते हैं ए प्लेयर्स को रिटेन करने की। माइक गोल्डमैन कहते हैं ए प्लेयर्स को सिर्फ पैसे से नहीं रोका जा सकता। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन ए प्लेयर्स को चाहिए होती है ग्रोथ, चैलेंज, ऑटोनॉमी और रिकग्निशन। वो बताते हैं कि ए प्लेयर्स सबसे पहले कंपनी छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं है या मेरी मेहनत को कोई नहीं देखता। तो एक लीडर का काम है अपने ए प्लेयर्स को रेगुलरली चैलेंज देना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना और उनकी तारीफ करना, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी। एक छोटी कहानी, एक बहुत होनहार इंजीनियर एक बड़ी आईटी कंपनी में था। वो रोज नए आइडियाज लाता था,
लेकिन उसके बॉस ने कभी उसकी आइडियाज को सीरियसली नहीं लिया। एक दिन एक छोटी स्टार्टअप ने उसे अप्रोच किया और कहा, हम तुम्हारी आइडियाज पर काम करना चाहते हैं। और वो इंजीनियर उस बड़ी कंपनी को छोड़कर चला गया। उस बड़ी कंपनी ने एक ऐसा इंसान खो दिया जो उन्हें करोड़ों का फायदा दे सकता था। अब बात करते हैं बी प्लेयर्स को ए प्लेयर्स बनाने की। यहाँ माइक गोल्डमैन एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताते हैं। बी प्लेयर्स को अक्सर बस एक चीज की कमी होती है, क्लैरिटी, कोचिंग या अपॉर्चुनिटी। क्लैरिटी उन्हें क्लियरली पता नहीं है कि अच्छा परफॉर्मेंस कैसा दिखता है। कोचिंग उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी उन्हें वो रोल नहीं मिला जिसमें वो शाइन कर सकते हो। जब आप इन तीनों में से एक या सभी प्रोवाइड करते हैं तो एक बी प्लेयर लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस अध्याय का ऑल्टरनेट टाइटल से कनेक्शन है, ए टीम का जादू औसत से असाधारण तक का सफर। और यह सफर होता है सही केयर और कोचिंग से। इस अध्याय का सबक, अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को रेगुलरली चैलेंज दीजिए और रिकॉग्नाइज कीजिए और अपने बी प्लेयर्स के साथ बैठकर समझिए उन्हें क्या चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितना बदल सकते हैं। अध्याय 7, 5वां कदम, वो मुश्किल फैसला जो लेना जरूरी है। 7वां अध्याय उस डिसीजन के बारे में है जो हर लीडर के लिए सबसे मुश्किल होता है, किसी को टीम से बाहर करना। दोस्तों, यह टॉपिक सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन माइक गोल्डमैन इसे बहुत संवेदनशीलता और क्लैरिटी के साथ हैंडल करते हैं। वो कहते हैं, किसी को टीम से बाहर करना एक फेलियर नहीं है, यह एक लीडरशिप डिसीजन है और इसे डिले करना यही असली फेलियर है। और यह बात बिल्कुल सच है। जब कोई टॉक्सिक सी प्लेयर महीनों या सालों तक टीम में रहता है तो उसकी वजह से ए प्लेयर्स डिमोटिवेट होते हैं, टीम की कल्चर खराब होती है और बिजनेस सफर करता है। माइक गोल्डमैन बताते हैं कि यह डिसीजन 3 स्टेप्स में होना चाहिए। पहले उस इंसान को एक क्लियर चांस दीजिए। उसे ऑनेस्टली बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इंप्रूव करना है। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दीजिए, यह फेयर है। दूसरा, अगर इंप्रूवमेंट नहीं होती तो डिसीजन लीजिए, लेकिन इसे डिग्निटी के साथ करिए, उस इंसान की इज्जत के साथ, कंपैशन के साथ। तीसरा, टीम को ऑनेस्टली कम्युनिकेट करिए, सीक्रेट्स मत रखिए, क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स हमेशा सच जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बनता है। एक उदाहरण माइक गोल्डमैन देते हैं। एक स्मॉल बिजनेस ओनर था जिसके पास एक मैनेजर था जो टेक्निकली ठीक था, लेकिन बाकी टीम को कॉन्स्टेंटली नीचा दिखाता था, उनकी आइडियाज को डिसमिस करता था। बिजनेस ओनर महीनों से यह सब देख रहा था, लेकिन उसे हटाने की हिम्मत नहीं थी। जिस दिन उसने आखिरकार वो डिसीजन लिया, उसी हफ्ते बाकी टीम मेंबर्स ने उससे आकर कहा, थैंक यू सर, हम काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे। और अगले 3 महीनों में उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ गई। इस अध्याय का सबक, मुश्किल डिसीजंस को डिले मत करिए। जितना जल्दी आप सही डिसीजन लेते हैं, उतना जल्दी आपकी टीम और आपका बिजनेस ग्रो करता है। अध्याय 8, टैलेंट डेंसिटी इंडिकेटर, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करो। 8वां अध्याय उन लोगों के लिए है जो नंबर्स और डेटा में बिलीव करते हैं। माइक गोल्डमैन कहते हैं, जो मेजर नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। इसीलिए उन्होंने एक टूल बनाया है जिसे वो टैलेंट डेंसिटी इंडिकेटर कहते हैं। यह एक ऐसा मेजरमेंट है जो आपको बताता है कि आपकी टीम की ओवरऑल टैलेंट कितनी स्ट्रांग है और समय के साथ यह बेहतर हो रही है या नहीं। वो बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रेवेन्यू को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने ग्रोथ को मेजर करती हैं, लेकिन अपनी टीम की टैलेंट को नहीं, और यह एक बहुत बड़ी गलती है। माइक गोल्डमैन कहते हैं, टैलेंट डेंसिटी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्योंकि अगर यह मजबूत है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। रेवेन्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टीम मोराल है, सब कुछ। एक बहुत सिंपल एनालॉजी देते हैं, वो जैसे एक डॉक्टर हर चेकअप में पेशेंट का ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन मेजर करता है ताकि पता चले कि हेल्थ कैसी है। उसी तरह एक लीडर को क्वार्टरली अपनी टीम का टैलेंट डेंसिटी मेजर करना चाहिए। वो सजेस्ट करते हैं कि यह असेसमेंट हर 3 महीने में होनी चाहिए, क्वार्टरली टैलेंट असेसमेंट। इसमें लीडरशिप टीम मिलकर ऑनेस्टली इवैल्यूएट करती है कि हर मेंबर ए, बी, सी या टॉक्सिक सी में कहाँ है, और फिर प्लान बनाती है कि अगले 3 महीनों में क्या स्टेप्स लेने हैं। इस अध्याय का सबक, आज से अपनी टीम का टैलेंट डेंसिटी ट्रैक करना शुरू करिए। हर 3 महीने में एक ऑनेस्ट असेसमेंट करिए।
यह आपकी सबसे जरूरी लीडरशिप हैबिट बन जानी चाहिए। अध्याय 9, कल्चर का जादू, वो अदृश्य ताकत जो सब कुछ बदल देती है। द मैजिक ऑफ कल्चर, द इनविजिबल फोर्स दैट चेंजेस एवरीथिंग। 9वां अध्याय उस चीज के बारे में है जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ तय करती है। कंपनी कल्चर, यानी कंपनी की संस्कृति। माइक गोल्डमैन कहते हैं, कल्चर वो है जो तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। यह लाइन बहुत पावरफुल है। किसी कंपनी की कल्चर उसके नोटिस बोर्ड पर लिखे वैल्यूज से नहीं बनती, वो बनती है उस कंपनी में रोज होने वाले छोटे छोटे बिहेवियर से, कॉन्वर्सेशन से, डिसीजन से। अब यहाँ माइक गोल्डमैन टैलेंट डेंसिटी से कल्चर को कैसे जोड़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, जब आपकी टीम में ज्यादा ए प्लेयर्स होते हैं तो कल्चर ऑटोमेटिकली बेटर होती है, क्योंकि ए प्लेयर्स अपने साथ एनर्जी, कमिटमेंट और इंटेग्रिटी लेकर आते हैं और यह क्वालिटीज कंटेजियस होती हैं, यानी इनका असर दूसरों पर भी होता है। वहीं टॉक्सिक सी प्लेयर्स कल्चर को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी भी उतनी ही कंटेजियस होती है। एक उदाहरण सोचिए, एक रसोई है जहां 10 लोग खाना बना रहे हैं। 9 लोग साफ सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं। एक इंसान लापरवाह है, वो सब्जियां धोता नहीं, बर्तन ठीक से साफ नहीं करता। क्या उस एक इंसान की वजह से पूरे खाने की क्वालिटी खराब हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। यही होता है एक टॉक्सिक सी प्लेयर के साथ। माइक गोल्डमैन बताते हैं कि एक लीडर का काम है कि वो ऐसी कल्चर बनाए जहां हाई परफॉर्मेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों एक साथ हों, जहां लोग एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। इस अध्याय का सबक, अपनी टीम की कल्चर को सीरियसली लीजिए। हर हायरिंग डिसीजन, हर फायरिंग डिसीजन, हर कॉन्वर्सेशन में यह पूछिए, क्या यह हमारी कल्चर को मजबूत कर रहा है या कमजोर। अध्याय 10, लीडर की जिम्मेदारी, खुद को भी ग्रो करो। 10वां और आखिरी अध्याय इस किताब की सबसे दिल को छूने वाली बात है। माइक गोल्डमैन यहाँ कहते हैं, आप अपनी टीम को उस जगह तक नहीं ले जा सकते जहां आप खुद कभी गए नहीं हैं। यानी एक लीडर की ग्रोथ सबसे पहले होनी चाहिए। वो एक बहुत ऑनेस्ट बात कहते हैं जो शायद बहुत कम लीडर स्वीकार करते हैं। बहुत बार टीम की प्रॉब्लम्स एक्चुअली लीडर की प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब अगर आपकी टीम में क्लैरिटी नहीं है तो शायद आपने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया। अगर आपकी टीम मोटिवेटेड नहीं है तो शायद आपने उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश नहीं की। अगर आपकी टीम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो शायद आपने खुद अकाउंटेबिलिटी मॉडल नहीं की। माइक गोल्डमैन कहते हैं, ए प्लेयर्स को ए लीडर चाहिए और इसीलिए एक लीडर को हमेशा खुद को सीखते रहना चाहिए। किताबें पढ़नी चाहिए, कोचेस लेने चाहिए, फीडबैक एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एक बहुत प्रेरणादायक बात कहते हैं जो इस पूरी किताब का निचोड़ है। अगर आप अपनी कंपनी को स्केल करना चाहते हैं तो पहले अपने लोगों को स्केल करिए और अपने लोगों को स्केल करने से पहले खुद को स्केल करिए। अपने लोगों को स्केल करने से पहले यह एक चेन है, सेल्फ ग्रोथ पीपल, ग्रोथ बिजनेस ग्रोथ, और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। इस किताब के ऑल्टरनेट टाइटल की बात करें, लोगों को बढ़ाओ, मुनाफा बढ़ाओ, असली बिजनेस का राज्य, और वो राज्य यही है, खुद बढ़ो, अपने लोगों को बढ़ाओ और बिजनेस खुद बढ़ेगा। इस अध्याय का सबक, आज से एक लीडर के रूप में खुद के ग्रोथ पर इन्वेस्ट करिए। एक किताब पढ़िए, एक मेंटर ढूंढिए या बस अपनी टीम से ऑनेस्टली फीडबैक मांगिए। यही शुरुआत है। तो दोस्तों, यही था माइक गोल्डमैन की यूएसए टुडे बेस्टसेलर किताब द स्ट्रेंथ ऑफ टैलेंट का पूरा सफर। आइए एक बार सारे सबकों को एक साथ याद करते हैं। पहला, पुराने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के तरीके काम नहीं करते, नई सोच अपनाइए। दूसरा, टैलेंट डेंसिटी को समझिए, जितने ज्यादा हाई परफॉर्मर्स उतना ज्यादा मुनाफा। तीसरा, अपनी टीम के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस तय करिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनसे क्या चाहिए। चौथा, अपनी टीम को ऑनेस्टली असेस करिए, ए, बी, सी और टॉक्सिक सी की कैटेगरी में। पांचवा, रेगुलर कोचिंग कॉन्वर्सेशंस करिए हर मेंबर के साथ हर हफ्ते। छठा, ए प्लेयर्स को रिटेन करिए और बी प्लेयर्स को ए प्लेयर्स बनाइए। सातवां, मुश्किल डिसीजंस को डिले मत करिए, टॉक्सिक प्लेयर्स को रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली बाहर करिए। आठवां, टैलेंट डेंसिटी को रेगुलरली मेजर करिए हर 3 महीने में। नौवां, कल्चर को सीरियसली लीजिए, वो
अदृश्य ताकत है जो सब तय करती है। 10वां, पहले खुद को ग्रो करिए, तभी आप अपने लोगों को और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, माइक गोल्डमैन की यह किताब हमें सिखाती है कि बिजनेस में सबसे बड़ी एसेट कोई मशीन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे बड़ी एसेट है आपके लोग। अगर आप एक लीडर हैं, एक मैनेजर हैं, एक टीम मेंबर हैं, एक स्टूडेंट हैं जो कल का लीडर बनना चाहता है, यह किताब आपके लिए है। याद रखिए, अगर आपको अपनी कंपनी बड़ी करनी है तो पहले अपने लोगों को बड़ा करना होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो फोकस मी हिंदी को अभी लाइक और शेयर करिए। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी और करियर बदलने वाली किताबों की जानकारी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि फोकस मी हिंदी का एक ही मकसद है, आपको वो ज्ञान देना जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लोगों को भी बढ़ाते रहिए।